व्हाट्स अप क्लास 11th, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग वापस आ चुके हैं आपके पास बिजनेस स्टडीज की एक और वीडियो लेकर। और आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये जो दो पार्ट्स हैं ये आपस में लिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, माय नेम इज रजत अरोड़ा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे और ये सारी यूजफुल वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच जाएंगी। तो देखो यार, आज मैं इस पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस करा था कि कंपनी की फॉर्मेशन में बेसिक आपके पास 4 स्टेजेस होते हैं फॉर अ पब्लिक कंपनी। मतलब कि सबसे पहले उनके पास क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड देन कमेंसमेंट। हमने प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन डिस्कस करा। अब प्रमोशन में हमने एक लास्ट थिंग पढ़ी थी, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि हर कंपनी को अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। अब वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए वो है MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद अब ये बताता क्या है, इट डिफाइंस द, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, कंपनी क्या करने वाली है, क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपनी का गोल है, वो डिफाइन करेगा MOA। इसके बाद आता है नो कंपनीज कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन MOA। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती, लीगली नहीं कर सकती जो MOA में नहीं आता। अब इलीगली कंपनी कुछ भी करे, लेकिन लीगली जो आपने MOA में लिख दिया, आप उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके बाद MOA के अंदर अब 5 मेजर क्लॉजेज होते हैं। देखिए 5 मेजर क्लॉजेज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। ये 5 मेजर क्लॉजेस क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं, किस किस में क्या क्या लिखा जाता है, वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज जिसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, जिस नाम से कंपनी जानी जाएगी। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, वो नाम आपको रजिस्ट्रार से अप्रूव्ड होना चाहिए। आप ये नहीं आप कुछ भी नाम दिख रहे हो, वो नाम इसमें लिखा जाएगा जो ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है कि किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा, कहां पर कंपनी का मेजर ऑफिस होगा। एग्जैक्ट एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ MOA। याद रखना है आपने, MOA में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये डिफाइन करता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस किस दायरे में रहकर कंपनी काम करने वाली है, किस तरीके से काम करने वाली है। अब देखिए, बहुत सारे हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर हर छोटा छोटा तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जा सकता, लेकिन मेजर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इससे मिलते जुलते छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो आप उन पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है कि हर एक मेंबर की लायबिलिटी उतनी ही होगी जितना उसने शेयर लिया है। कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने 1000 शेयर्स लिए हैं और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो अल्टीमेटली मिस्टर ए से कंपनी ने 10,000 रुपीज लेने हैं और कंपनी 6 रुपीज ले चुकी है। तो मिस्टर एक्स की या ए की लायबिलिटी कितनी बचती है, ओनली 4000 रुपीज, क्योंकि 6000 रुपीज ऑलरेडी मिस्टर ए दे चुके हैं। ये लिखा होता है लायबिलिटी क्लॉज में। इसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या शो करेगा कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होने वाली है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, अब समझिएगा बड़े ध्यान से। मेजर जो कंपनी के पास कैपिटल क्लॉज में आता है वो आता है ऑथराइज्ड कैपिटल।
हमारे पास दो तरीके की कैपिटल मेजर होती हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, देन इसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। अब आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इकट्ठा करेगी इन इट्स लाइफ। यानी कि एक कंपनी, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं कि कंपनी ने अपना एमओए में लिखा कि हम लोग 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास 5 करोड़ रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई है। यानी कि पूरी लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है पब्लिक को, उसको बोलते हैं हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इतना इसमें यहां लिखा जाएगा किसमें, कैपिटल क्लॉज में। लेकिन ये भी आप अपनी नॉलेज के लिए समझ लीजिए कि अब फॉर एग्जांपल इस 5 लाख में से कंपनी ने 1 लाख के शेयर्स इशू करे अपने सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, जैसे भी करा 1 लाख शेयर्स इशू करे, तो 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कंपनी ने ₹1 करोड़ पब्लिक से अरेंज करना शुरू करा, तो दैट इज इट्स इशूड कैपिटल। जितने शेयर इशू कर देते हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी के सारे शेयर्स पब्लिक ले लेगी। हो सकता है पब्लिक ज्यादा की डिमांड करे, हो सकता है पब्लिक कम की डिमांड करे। तो जितना पब्लिक करेगी डिमांड उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितना पब्लिक ने डिमांड करी, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर पब्लिक ने कहा कि 1,20,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने पब्लिक ने डिमांड करे 1,20,000, यानी कि जितने इशू करे थे उससे ज्यादा, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहां पर अगर आया फॉर एग्जांपल 90,000, यानी इशू करे थे 1 लाख और पब्लिक ने लिए 90,000, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल क्या है, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आई होप एमओए आपको क्लियर है। अगला डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शॉर्ट में बोला जाता है एओए। इट डिफाइंस द रूल्स। ध्यान रखो, एमओए आया ऑब्जेक्टिव्स, एओए आया रूल्स। एमओए इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव्स, एओए इज इक्वल टू रूल्स। रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स हमें बताता है कि क्या रूल्स है रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट। इसके बाद द रूल्स आर सब्सिडरी टू एमओए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रूल्स हैं वो सब्सिडरी हैं, यानी कि साथ में चलेंगे किसके, एमओए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें लिख दिया और एमओए को वो वायलेट कर जाएगा। यानी जो भी चीजें एओए में लिखी जाएंगी वो एमओए को साथ में लेके चलेंगी। यानी कि एमओए एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। एओए में जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी वो एमओए की गाइडलाइंस के अंदर अंदर ही लिखी जाती हैं। आई होप आपको एमओए और एओए क्लियर है। इसके बाद थर्ड जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है वो होता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का क्या मतलब है कि एक रिटन कंसेंट लेनी है उन लोगों से, लिखित में लेना है, लीगल वे में लेना है, जो लोग कंपनी के डायरेक्टर्स होने वाले हैं, जो लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होने वाले हैं, उनसे रिटर्न में आप लोग साइन कराइए। आप लोग एक स्टेटमेंट पे लिखवाइए जहां पे लिखा जाए कि हाँ हम लोग डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हैं और हम उस कैपेसिटी में काम करने वाले हैं जिसमें हम लोग कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे। इसको बोलते हैं रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई नेसेसिटी नहीं होता, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट कंपनी ने करा है किसी पर्सन के साथ जो कि कंपनी का एमडी है, बनने वाला है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनने वाला है, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के साथ कि हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि हम लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूट का मतलब हमारे पास लॉ से जनरेट हुआ है, लॉ कह लीजिए या लीगल कह लीजिए, एक लीगल फॉर्म का डिक्लेरेशन जिसमें लिखा जाए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज पूरे करे हैं और इनके अंदर हमें नहीं लगता कि कोई भी कमी है या फिर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो मिसलीडिंग है या फिर जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस पूरी स्टेटमेंट को लिखा जाएगा एक लीगल वे में और उस पर साइन करेगा या तो एक
प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस कर रहा है एडवोकेट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरीज, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। और एट लास्ट क्या होता है जो सबमिट करना है, वो है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। जो भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की फीस है, आप फीस पे कीजिए, उसका जो रिसिप्ट मिलेगा वो भी आपने सबमिट करना है अलॉन्ग विद दीज 5 डॉक्यूमेंट्स। तो देयर आर इन ऑल 6 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने सबमिट करने हैं आरओसी के पास। अब सर फीस कितनी होती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर। जितनी ज्यादा ऑथराइज्ड कैपिटल उसी के अकॉर्डिंगली फीस होती है। तो आप लिख दीजिएगा द फीस डिपेंड्स अपॉन द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये हैं दोस्तों 6 डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करने हैं ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब आगे अगर बढ़ूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर से पूछा जाता है और एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एमओए एंड एओए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म्ड आएगा आपके एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने मीनिंग लिखना है, मीनिंग यार मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन एनसीईआरटी में है, आप लोग लिख लेना एज पर कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनीज एक्ट में गिवन है, स्टार्टिंग ऐसे ही करना, एज पर कंपनीज एक्ट। अगर सेक्शन लिखना चाहो तो सेक्शन भी लिख सकते हो, सेक्शन के साथ शुरू कर लेना, एज पर कंपनीज एक्ट। एमओए या फिर मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज formed, originally framed or altered from time to time by pursuance of this law or any other previous company law। इस तरीके की डेफिनेशन आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है। सिमिलर डेफिनेशन एओए की गिवन है, या जो भी डेफिनेशन आप जिस भी बुक से पढ़ते हो, सबसे पहले डिफाइन करना। इसके बाद ये क्या बताता है, एमओए में बता चुका हूं, डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। AOA defines the rules regarding internal management। MOA is equal to objectives, AOA is equal to रूल्स। इसके बाद पोजीशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इट इज द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। इसके साथ चलेगा रिलेशनशिप। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये क्या बताएंगे, रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइडर्स, कि हमारे क्रेडिटर्स किस तरीके के होंगे, हमारे ओनर शेयर होल्डर्स किस तरीके से होंगे, किस तरीके से हम बैंक लोन लेंगे। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स किस पर्पस के लिए होते हैं, कंपनी का रिलेशनशिप आउटसाइडर्स के साथ। और एओए क्या दिखाता है, द रिलेशनशिप विद इनसाइडर्स। अब कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो कोई और थोड़ी ना फॉलो करेगा, सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट ही फॉलो करेगा। तो एओए डिफाइंस द रिलेशनशिप विद इनसाइडर्स। लास्ट पॉइंट आता है नेसेसिटी। एवरी कंपनी हैज टू फाइल अ एमओए। एमओए के बिना कंपनी नहीं बना जा सकती। इसके बाद क्या एओए के बिना बनाई जा सकती है, लिखा है हमने नॉट कंपलसरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एओए कंपलसरी नहीं होता। ये टेबल एफ अडॉप्ट कर सकते हैं, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आई होप गाइस आपको एमओए और एओए की डेफिनेशन क्लियर है। एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर मैंने नहीं लिखी, मेरे को एग्जैक्टली लर्न भी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। आपके बुक्स में जो भी डेफिनेशन गिवन है आप उसको लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सबके साथ शेयर करना। पार्ट 3 इसका एक और आएगा जिसके बाद चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो सी यू गाइस, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट